अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज सीएसएस और पीएमएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट दो सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी में, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ब्रेथियन कंपोजिशन के पेपर होते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश ऐसे जो है इस एक क्रूशल फैक्टर है सीएसएस और पीएमएस में जो सक्सेस अचीव करने के लिए। तो डिस्पाइट के बहुत से लोग जिन्होंने इवन के मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया होता है, वो भी सीएसएस और पीएमएस के जो इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो जो बेसिक रीज़न है, ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि उनके फेलियर की जो बेसिक रीज़न है वो राइटिंग जो तकनीक है उसकी लैक है। इसके अलावा स्किल की जो लैक है, थर्ड जो है वो प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी है और आपके पास राइटिंग तकनीक नहीं है, स्किल्स नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो आप फिर भी ऐसे में फेल हो जाएंगे। तो जो ऐसे पास है दोस्तों, वो डिमांड करता है कॉम्पिटेंट एक गाइडलाइंस जो प्रॉपर तौर पे एफपीएससी और पीपीएससी ने ऐसे राइटिंग के लिए दी हुई हैं। उनके मुताबिक अगर उनका ऐसे होगा और प्रॉपर आपने कोचिंग ली होगी तो तब ही आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो विदाउट प्रॉपर गाइडेंस या गाइडलाइन या कोचिंग के आप कभी भी, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो और आपके पास कितना ही ज़्यादा मटेरियल क्यों ना हो, आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते और आप इस एग्ज़ाम में जो बेसिक आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं वो आपका जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कि मैं आपको कंप्लीट एक ही लेक्चर में बताऊंगा कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्किल्स हैं और कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है एक कम्प्रीहेंसिव ऐसे लिखना है सीएसएस और पीएमएस में। और दोस्तों, जब हम लोग ये नहीं लिख पाते तो अनफॉर्चुनेटली फिर क्या होता है कि जो बंदे का एक ख्वाब होता है बिकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, वो रिमेन अनफुलफिल्ड। तो अनफुलफिल्ड वो रह जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में, ये मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, इसमें ये है कि हम इसमें वीडियो में बड़ी डिटेल से देखेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश ऐसे क्या हैं, वाई कैंडिडेट फेल। क्योंकि जब तक हमें ये रीज़न नहीं पता चलेगी कि फेलियर क्यों है, ऐसे में फेलियर का सबसे बड़ा सबब क्या है, तब तक भी हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि इसके लिए एसेंशियल्स क्या हैं, गाइडलाइन क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं। तो कैंडिडेट्स की फेलियर की रीज़न देखना भी बड़ी ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे सीएसएस पीएमएस में इंग्लिश ऐसे प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ से लेना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, इंटरनेट से कैसे सर्च करना है और कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं, वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, जहाँ से आपको बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप अपना ऐसे वहाँ से मटेरियल लेके आप अपने ऐसे में ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ पे लिखे हुए ऐसे से अपने ऐसे को कंपेयर करके अपने ऐसे को बाय हिमसेल्फ आप जो है उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों हम देखेंगे हाउ टू पास सीएसएस पीएमएस इंग्लिश ऐसे, इसको पास कैसे करना है। हमने पहले पे देखा टाइप्स ऐसे की, फिर हमने देखा कैंडिडेट फेलियर की रीजंस क्या हैं, फिर हमने देखा प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ से कैसे मिलना है, और 4 नंबर पे हमने देखा कि इंग्लिश ऐसे में पास कैसे होना। और 5th नंबर पे दोस्तों हम देखेंगे बेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश ऐसे में पीएमएस और सीएसएस में क्या होता है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इंशाल्लाह देखेंगे। उसके साथ मज़ीद कुछ क्वेश्चन ये हैं कि हम ये भी देखेंगे, जब हम ऐसे का स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है तो आप का जो एग्ज़ामिनर है उस पर आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ेगा, और बाकी भी आपके वो जो इंटरनल जो वो
फर्दर चेकिंग करेगा, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो एक पॉजिटिविटी के साथ आपके ऐसे को चेक करेगा। तो आउटलाइन कैसे बनानी है, इंशाल्लाह मैं आपको आउटलाइन लिखी हुई प्रीवियस अच्छे ऐसों की वो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो इसके अलावा दोस्तों हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, जो ऐसे में आउटलाइन के बाद जो सबसे अहम पार्ट होता है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद उसकी बॉडी होती है, बॉडी आपने कैसे ऐसे की लिखनी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे की बॉडीज़ और इंट्रो ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं, वो भी हम बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह चेक करेंगे। तो हाउ टू राइट द कंक्लूजन ऑफ ऐसे, और जो थर्ड चीज़ होती है ऐसे की वो उसका कंक्लूजन होता है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि ऐसे में जो एक्सप्लेनेटरी ऐसे हैं वो कैसे लिखने हैं। इसके अलावा हम लोग दोस्तों जो है ये इसके अलावा हम चेक करेंगे कि तकनीक्स क्या हैं, कौन कौन सी तकनीक्स हैं बेसिकली जो कि डिफरेंट टॉपिक्स को देख के, यानी CSS और PMS के जो पेपर में, तो वो यूज़ करके हम उन टॉपिक्स को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इंग्लिश ऐसे से, फिर इंशाल्लाह आगे हम जितनी क्यूरीज की हैं, मैंने साथ क्यूरीज भी लिखी हैं। बहुत ज़बरदस्त ये लेक्चर मैंने तैयार किया है, कोई मैंने एक दो दिन से मटेरियल इसके लिए इकट्ठा किया आप लोगों के लिए, तो वीडियो देखें इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों सबसे पहले टाइप्स में मूव करते हैं। तो दोस्तों ये है, तो राइटिंग इज़ अ स्किल एंड विदाउट मास्टरिंग द स्किल नो वन कैन क्लेम द श्योरिटी ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों जो राइटिंग है ना, इस पे आपने बहुत फोकस देना है। तो ये हमारे टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ ऐसे का पार्ट नहीं है, लेकिन ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। जब तक हम राइट नहीं करेंगे तो हमें राइटिंग अच्छी नहीं आती, तो हमें चाहे स्ट्रक्चर, बॉडी, इंट्रो, टाइप्स हर चीज़ का पता है, तो राइटिंग बड़ा मैटर करती है। तो इन मोस्ट केसेस CSS और PMS कैंडिडेट जो कंसिडर द पासिंग इंग्लिश ऐसे पेपर डिपेंड्स अपॉन लक बट इट इज़ नॉट रियलिटी। तो बहुत से दोस्तों ये स्टूडेंट्स को देखा गया है जो कि CSS और PMS में अपीयर होते हैं, तो वो बेसिकली लक पे कहते हैं जी ये लक नहीं थी वो था, तो वो इनडायरेक्टली यानी वो लेम एक्सक्यूजेज हैं। बेसिक जो रीज़न होती है वो राइटिंग स्किल का ना होना है, प्रॉपर तौर पे इंग्लिश ऐसे की गाइडलाइन का नॉलेज ना होना है, प्रैक्टिस की कमी है। तो इंशाल्लाह मैं ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगा इस ऐसे में। दोस्तों जो ऐसे की टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं बेसिकली। ऐसे को ऑन बेसिस ऑफ टॉपिक्स के लिहाज से दोस्तों 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, एक्सप्लेनेटरी ऐसे होते हैं, कोटेशन बेस्ड ऐसे होते हैं। इन तीनों को इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे कि आर्गुमेंटेशन यानी आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन से होते हैं, एक्सप्लेनेटरी कौन से होते हैं, कोटेशन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं जी आर्गुमेंटरी ऐसे की तरफ। तो दोस्तों जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं वो रिक्वायर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि कंप्लीट एविडेंस आपने देना है, आपने दोस्तों उसमें मस्ट सपोर्ट योर आंसर विद लॉजिक, रीज़न एंड क्लेम्स। हमने लॉजिक और रीजंस के साथ उसको जो अपना हम पॉइंट या क्लेम करेंगे उसको हमने प्रूव करना है। दिस टाइप ऑफ ऐसे नीड्स एविडेंस इन शेप ऑफ फैक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों ये फिगर तो नहीं ठीक, क्योंकि ऐसे में फिगर आपने डालनी भी नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स ये होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके पास आपकी स्टैटिस्टिक्स आपके पास यानी डिजिट्स फॉर्म में डाटा वो बहुत ज़रूरी है। आप एक्सप्लेनेशन में ये बताएंगे, एग्जांपल देंगे और एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे में है कि जिस आप पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप प्रॉपर तौर पे लॉजिक और रीज़न देंगे, और लॉजिक और रीज़न के लिए आपके पास फैक्ट होने चाहिए, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए यानी कैलकुलेटेड डाटा होना चाहिए, एग्जांपल होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। दोस्तों जो सेकंड टाइप है ऐसे की वो है एक्सप्लेनेटरी। मैं इनके टॉपिक भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, यानी हम लोग देखेंगे कुछ एक्सप्लेनेटरी ऐसे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या नाम है कोटेशन बेस, यानी इनकी किस तरह के ये ऐसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। तो दोस्तों जो होता है एक्सप्लेनेटरी ऐसे डज नॉट रिक्वायर एविडेंस एंड सपोर्ट। इसको तो आपने सिंपल एक्सप्लेन करना होता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बता देता हूँ। वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आप एक्सप्लेन करें, तो आप इसके बारे में जितना मर्जी बता दें। सिंपल उसने क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। वो कोई भी चीज़ यानी सिंपल उसमें कोई उसने
आर्ग्यूमेंट नहीं दिया या उसने कोई कोटेशन नहीं दी, सिंपल आपसे पूछा है कि आप इसको एक्सप्लेन करें, तो आप उसको इजीली आसानी से उस चीज़ के बारे में जितना आपका नॉलेज है आप बता देंगे। थर्ड नंबर पे दोस्तों जो टॉपिक वाइज टॉपिक के लिहाज से आंसर को डिवाइड करते हैं वो है कोटेशन बेस्ड। आपको कोई कोटेशन दी जाती है तो वो कहता है जी कि डिटेल उसके आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे या आप क्या आप कोटेशन के साथ यानी इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। आप उनमें से दोनों में से एक पॉइंट लेके जाएंगे कि आप उस जो कोटेशन है, एक सिंपल कोटेशन ले लेते हैं कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, के ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो इस पे आप ऐसे लिखें तो आप प्रूव करेंगे कि ये ठीक मतलब है और ये किस तरह है, यानी किस बेस पे इस पे पूरी स्टोरी लिखेंगे, इसका एक इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो पॉइंट पढ़े हैं मैंने इनको एक दफ़ा फिर आउटलाइन फॉर्म में भी लिख लिया है कि हमने देखा है कि इंपॉर्टेंस मास्टरिंग स्किल की क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरिंग इंग्लिश प्रेसी और इसके लिए क्या ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ ऐसे देखा। तो ये मैंने थोड़े से एक दफ़ा दोबारा बना दिया था, मैंने कहा हम लोगों ने जो पढ़ा है इसको मैं एक दफ़ा इन फॉर्म ऑफ आउटलाइन बनाऊँ। अब आगे मूव करते हैं। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि वाई कैंडिडेट फेल CSS PMS इंग्लिश ऐसे। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो ये है कि स्टूडेंट्स ना जब पेपर आता है उनके पास पूरी तैयारी होती है, मटेरियल होता है, लेकिन वो टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि टॉपिक में पूछा क्या है। बस टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं और बस उसकी डिमेंशन या वो पूछना क्या चाहता है उसको देखा ही नहीं और फ़ौरन जो भी उसके मतलब का डाटा वो फ़ौरन उसके ऊपर छाप दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। इन केस इफ़ यू नो द कंटेंट अबाउट, फॉर एग्जांपल वो एक टॉपिक में दो बातें पूछता, मैं आपको नीचे एग्जांपल भी देता हूँ, तो देन इट इज़ बेटर टू राइट डाउन द आउटलाइन। दोनों की आप अलग अलग आउटलाइन बना लें, आप उनमें से देखें किसका आपके पास डाटा अच्छा, उस पर ऐसे लिखना आपने। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, अब ग्लोबल वार्मिंग लास्ट टाइम PMS में आया हुआ था, लेकिन वो उसने सिंपल एक्सप्लेनेटरी मोड में पूछा था, यानी उसने पूछा था ग्लोबल वार्मिंग, इट्स काजेज, और इसकी जो सॉल्यूशंस क्या हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये आपने बताना। तो वो बड़ा सामने ऐसे था लास्ट टाइम, लेकिन इसमें ये पूछें उसने एक सिंपल ना दो डिमेंशन में ऐसे को पूछा है कि ग्लोबल 2008 में ये CSS में ऐसे आया था ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट और फिक्शन, कि ये सिंपल एक मतलब फिक्शन बेस पे है कि कोई दास्तान ही है या हकीकत भी है। तो आपने दोनों में से ये देखें और का वर्ड बता रहा है कि आपने दोनों में से एक पॉइंट को यहाँ पे प्रूव करना है। तो आप इफ़ यू काउंटर एन ऐसे सच एज स्टेटेड अबव इन द एग्जाम यू नीड टू सपोर्ट वन लॉजिक आइदर फैक्ट और फिक्शन। आपने दोनों में से एक तरफ जाना। डू नॉट ट्राई टू प्रूव बोथ बिकॉज इन द स्टेटमेंट देयर इज और फर्दरमोर। दोस्तों आगे मूव करते हैं। यू मस्ट सपोर्ट योर आंसर बाय प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिक रीजनिंग टू क्लेम योर पॉइंट ऑफ व्यू। हर पैराग्राफ में जो भी पॉइंट उठाना आपने वहाँ पे एक लॉजिकल इसको प्रूव करना है, एग्जाम्पल देनी है, ताकि उसके पास कोई चारा ही ना हो आपके पॉइंट को एक्सेप्ट किए बगैर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे नीचे दिया है कि डेमोक्रेसी, ये 2012 में CSS में आया है कि डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर रैदर देन अ प्रोसेस। तो इसको ये 2012 में है। दिस काइंड ऑफ टॉपिक नीड्स कंटेंट प्रूविंग डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो एंड इट इज़ द प्रोसेस इन डेवलप कंट्री। देखें ना, इस मटेरियल इसको साबित करने के लिए कि ये अब दुनिया में दो तरह के मतलब जो हैं आपको पता सिस्टम है, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और एक डेवलप कंट्री हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें डेमोक्रेसी इज कल्चर इन डेवलपिंग कंट्री, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें एक प्रोसेस है। तो दोस्तों अब आपके पास प्रॉपर तौर पे इसका डाटा होना चाहिए। देयर इज़ अ ग्रेट चांस दैट यू मे डिफर अ लॉट इन योर ओपिनियन। तो बड़ा ही चांस है कि हम लोग अपनी ओपिनियन में डिफर कर जाएं एंड यूर ऐसे माइट आर फुल ऑफ कॉन्ट्रावर्जल यानी स्टेटमेंट। जब हम फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्री की एग्जांपल देंगे और डेवलप कंट्री की देंगे तो वो एग्जांपल ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पता ही नहीं चल रहा होगा कि किस साइड पे यानी जो राइटर है जा रहा है वो ये कह रहा है कि ये कल्चर है या वो ये कह रहा है ये प्रोसेस है। तो जब इस तरह का कोई ऐसे आ जाए ना, तो डियर स्टूडेंट आपने उसको लीव कर देना है, क्योंकि आपके पास अगर और ऑप्शन है तो उधर जाएं, अगर नहीं है तो फिर तो करना ही। फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास डेमोक्रेसी का डाटा है तो आप तो फिर जाएंगे इधर ही, क्योंकि अगर आपको कुछ और नहीं आता तो। लेकिन फिर ये इस चीज़ से अवॉइड करना, आपने ये याद रख लें कि आपने वहाँ पे एक साइड पे जाना है। आप इस स्टेटमेंट में
बेहतर है कि जब भी कोई एग्जांपल दें तो आप डेवलप कंट्रीज़ की दें, डेवलप कंट्री के लिहाज से ही बताएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो इन 2013 एक और तीसरी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने पहली दो रीज़नें तो फाइंड कर ली कि टॉपिक को अंडरस्टैंड प्रॉपर तौर पे नहीं करना, या टॉपिक ऐसा आ जाना जिसके बारे में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो फिर हम उसको करें तो फिर भी फेलियर का एक सबब बनता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों ये है कि मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज द हॉट टॉपिक जो था 2013 में। बाई मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने इसको अटेम्प्ट किया। हुआ क्या, लॉट ऑफ स्टूडेंट फेल बिकॉज सम हो देयर और द क्रेम्ड ऐसे बेस्ड ऑन कॉजेज एंड फैक्ट्स। तो अब 2013 में मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन जब आया तो ये स्टूडेंट ने तो बड़ा ही आसान समझा कि बहुत ईजी है कि मीनिंग एंड पर्पस बताना है, तो मतलब बहुत से स्टूडेंट फिर भी फेल हो गए। इसकी वजह क्या थी, बेस्ड ऑन काजेज एंड फैक्ट। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको ये नहीं बेस्ड ऑन काजेज एंड फैक्ट्स पे इसको डील किया। हालांकि कहता है एग्जामिनर हैड आस्क्ड देम टू राइट अबाउट द मीनिंग एंड पर्पस, कि एजुकेशन के आपने मीनिंग और पर्पस बताने हैं दोस्तों, आपने उसकी काजेज और फैक्ट नहीं बताने कि एजुकेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, आपने नहीं बताना ये चीज़ कि इसकी कॉजेज क्या हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं। यानी टॉपिक को मिसअंडरस्टैंडिंग से उसका टॉपिक आसान यानी देख के उसको मिसअंडरस्टैंड किया तो वो फेलियर का एक सबब बन गया। तो दोस्तों ये 3 बेसिक रीज़न है कैंडिडेट्स के फेल होने की। तो यहाँ से इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आपके सामने पेपर होगा और 3 ये एग्जांपल्स होंगी सामने, तो आप टॉपिक को आसानी से समझ के वहाँ पे जो सबसे मेन फेज़ है वो अंडरस्टैंड द टॉपिक, वो आपके लिए यहाँ पे ये वाला जो हम लोगों ने कोई 5-7 मिनट की मतलब आपस में डिस्कशन की है, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि ये प्रूव करने के लिए कि कैंडिडेट्स के फेलियर की क्या सबब है और मैंने वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो पहले लोगों ने किए। अक्लमंद बंदा वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो दोस्तों आगे मूव करते हैं कि मटेरियल के मतलब फिर इंशाल्लाह ऐसे का स्ट्रक्चर बॉडी वगैरह देखते हैं कि मटेरियल आपने कौन सा लेना, बुक कौन सी लेनी है। फॉरनर ऑथर की बुक्स हैं दोस्तों, जिसमें एक बर्ट्रैंड रसल बहुत फेमस है, इसका है सेप्टिकल एसेज, बहुत अच्छी इसकी बुक है। इसके अलावा आप हाउ टू राइट ग्रेट ऐसे बाय लॉरेन स्टार्की, इसकी बुक अच्छी है। इसके अलावा आप ले सकते हैं ऐसे राइटिंग फॉर इंग्लिश टेस्ट बाय गैबी डॉगू। इसके अलावा आप ऐसे राइटिंग अ स्टूडेंट गाइड बाय मनलिंग शील्ड्स, इसकी बुक ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक बुक है। इसके अलावा आप CSS PMS के मटेरियल के लिए दोस्तों ये जो मैंने कुछ आपके लिए सर्च बताई हैं चीज़ें कि आप ये सर्च बार में गूगल में जाके CSS PMS मटेरियल लिख सकते हैं और ऐसे मटेरियल फॉर CSS PMS लिख सकते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ CSA इम्पोर्टेंट्स लिख सकते हैं। यानी ये मैंने कुछ 4-5 आपके लिए ना ये वाली इस सर्च के लिए आपके लिए यानी लाइनें लिख दी हैं कि आपने सर्च बार में ये लिख के ये सर्च करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट से डाटा मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है कि ऑनलाइन आप कैसे CSS और PMS की तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी वेबसाइट्स को मैंने वहाँ पे ओपन करके बाकायदा तौर पे दिखाया कहाँ पे ऐसे आपको अच्छे मिल सकते हैं, कहाँ से आउटलाइन है, कहाँ से आपने प्रेसी को देखना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट CSS PMS यानी कंपैरेटिव ऐसे। अब कंपैरेटिव ऐसे को कैसे लिखना, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन एंड आउटलुक, तो ये एक ऐसे है। इसके अलावा दोस्तों वो बताता है कि लिटरेचर इज़ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये सारे यानी कंपैरेटिव ऐसे दिए गए हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यूएशन जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान में, बड़े हॉट टॉपिक हैं आजकल के लिए। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, तो ये आप टॉपिक्स मैंने कुछ शेयर किए हैं, इनको देख लीजिएगा। CSS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PMS में थोड़ा सा ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्लेयर्स ऑफ रीडिंग का ऐसे आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इकोनॉमिक क्राइसिस पे। PMS के ऐसे थोड़े से टॉपिक ईजी होते हैं लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक और 2 में मुझे ऐसे अच्छे लगे, यानी आर मॉडर्न वॉर्स हॉली वार्स, तो क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते। हाउ टू पास CSS PMS इंग्लिश ऐसे। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कि
आपने याद रखनी है, कुछ मिस्टेक हैं वो ऐसे में आपने कुछ भी नहीं, वो कभी नहीं करनी। नंबर वन ये है कि आपने आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ग्रामर के बारे में आपको बताया कि ग्रामर में टेंसेज आपके अच्छे होने चाहिए। ग्रामर में आप लोगों के लिए दोस्तों आपके पास आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पूरा पता हो, आपके पास अच्छी वोकेबलरी हो, यानी डिफरेंट वोकेबलरी हो, आसान वर्ड्स में लिखा हो, आपके टॉप यानी अंडरस्टैंडेबल हो, और आप उसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपके पास नॉलेज हो। तो ये आसान है, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप एक दो लेक्चर सुनेंगे, अगर मुझे कहेंगे तो मैं बना दूंगा, वरना आप इधर इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। दोस्तों सेकंड आपने गलती नहीं करनी, एवरी रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड। तो उस से रिलेटेड हर जो है वो रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक शुड बी डिस्कस, वो मतलब करना है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर पैराग्राफ होना चाहिए आपका। एवरी नेक्स्ट पैराग्राफ शुड टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड, डू नॉट एक्सप्लेन द सेम पॉइंट रिपीटडली। आपने एक ही बात को बार 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 उसके कान से पकड़ के नहीं, बल्कि हर दफ़ा हर पैराग्राफ में आपका एक नया आइडिया, नई आपकी एग्जाम्पल, नया पॉइंट मुद्दा उठा रहे हो। फोर्थ नंबर पे दोस्तों है प्रॉपर कोहेरेंस आपकी एंड कोहेजन होनी चाहिए बिटवीन द पैराग्राफ एंड आइडियाज़। यानी कि आप जिस पॉइंट को लेके जा रहे हैं तो आप प्रॉपर तौर पे उसके उनके अंदर एक सीक्वेंस है, उनके अंदर एक आपस में रबत है, तो आपने रबत नहीं टूटने देना अपनी बात का। जब बात के अंदर रबत टूट जाता है ना दोस्तों, तो आप किसी से गुफ्तगू भी कर रहे हो ना, तो वो मतलब बदमज़ा और बदज़ैका चीज़ हो जाती है। तो आप ये याद रख लें कि जो ऐसे होता है बेसिकली वो भी आपकी गुफ्तगू होती है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ रिटन होती है। तो उसके अंदर रबत नहीं टूटने देना, उनके अंदर कोहिजन पैदा करनी है, इंटरेस्टिंग आपने उसके अंदर पैदा करने, आइडियाज़ दिखाने हैं। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर पे ऑर्गेनाइज एंड यूनाइटेड कंटेंट प्रेजेंटेशन। आपने अच्छी तरह उनको ऑर्गेनाइज वे से और उनको आपस में यूनाइट करके दिखाना है पैराग्राफ में मटेरियल को। इट शुड नॉट बी haphazard written work, it different parts should be joined to form a beautiful structure। तो दोस्तों इसके अलावा do not negate your argument in the middle of the essay or in the end, you should be reasonable where एवर यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट और टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हाँ बाज़ लोग ये होते हैं उनके पास कुछ डाटा होता है, वो सोच रहे होते हैं हम इसको शुरू में लिखेंगे, एंड पे लिखेंगे। आपने ऐसा नहीं करना, आपने जहाँ पे जो पैराग्राफ जो पॉइंट लिख रहे हैं उसी के मतलब वो जो आपके पास मटेरियल है वहीं लिख दें। ये नहीं कि उसको आखिर में मैं लेके जाऊँगा, तो बात वो आप शुरू में कर रहे हैं, उसका मटेरियल आप आखिर में लिख रहे हैं, ये बताने के लिए कि मेरे पास ये देखें, ये फ़लाँ जो है फ़िलासफ़र क्या उसका आर्गूमेंट था, ये फ़लाँ पॉलिटिशियन इंटरनेशनल है, ये फ़लाँ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। भाई जहाँ पे आप वो पॉइंट मुद्दा उठा रहे वहीं पे उसको बताएं। इसके अलावा दोस्तों अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आइडिया से अवॉइड करें। यूज़ मिनिमम वर्ड विच कैन एक्सप्रेस एन आइडिया। यूर राइटिंग शुड बी इडियोमेटिक होनी चाहिए आपकी राइटिंग। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट स्ट्रक्चर ऐसे का क्या है, आई थिंक ये लेक्चर लंबा होता जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर रहेगा। बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर CSS PMS ऐसे के लिए क्या होता है, तो अगर आप कहते हैं तो इंशाल्लाह ये जो है नहीं अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब आज जो एक दफ़ा चल पड़े हैं तो इंशाल्लाह बस साथ रहिएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो या कहते हैं तो हम लोग इसको नेक्स्ट पे ले जाते हैं। स्ट्रक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर CSS एंड PMS इंग्लिश ऐसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो साथ रहिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये भी इंशाल्लाह, जिसमें मैं आउटलाइन बननी दिखाऊंगा, हाउ टू राइट एंड इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेटरी ऐसे क्या होते हैं, और ऐसे के लिए कुछ जो लवाजमात हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फी मानिल्लाह।